हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने विक्टोरियन एरा तक का कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्निज्म को। ठीक है, मॉडर्निज्म का क्या इम्पैक्ट रहा इंग्लिश लिटरेचर में, यानी कौन कौन सी प्रोमिनेंट फिगर्स इस टाइम पे रहे, कौन कौन सी थ्योरीज प्रोड्यूस हुई इस टाइम पे, उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। बने रहिएगा लास्ट तक। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म आखिर है क्या, क्यों इसको बोला गया, ये टर्म दिया गया मॉडर्निज्म। ठीक है, तो मॉडर्निज्म बेसिकली एक लिटरेरी मूवमेंट था जो कि अर्ली 19th एंड 20th सेंचुरी, ठीक है, जो कि लेट 19th एंड 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द रेडिकल ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड सब्जेक्ट्स, यानी कि पहले के टाइम पे जैसे हम ग्रीक और लैटिन से इन्फ्लुएंस होकर वर्क लिखते थे, तो वैसा यहाँ पे उससे ब्रेक लिया गया, यानी कि उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट था कि अब लोग इंडिविजुअल यानी कि खुद के मतलब एक्सपीरियंस पे लिखेंगे। ठीक है, खुद के एक्सपीरियंस। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो थ्योरी है, स्ट्रक्चरलिज्म जो थ्योरी है, फॉर्मेलिज्म जो थ्योरी है, ये सारी थ्योरीज क्या है ना, ये मॉडर्निज्म में आई। ठीक है, तो इस तरीके से मॉडर्निज्म से हमने क्या समझा कि मॉडर्निज्म जो एक क्या है ना कि एक ब्रेक लिया गया है किस चीज से, तो ट्रेडिशनल यूज ऑफ फॉर्म्स एंड ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इनसे अलग हटके जब आप खुद के इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड वर्क लिखेंगे तो वो आएगा हमारा मॉडर्निज्म पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, जो विक्टोरियन एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुआ था उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है मॉडर्निज्म। एंड अदर हैंड द डिसइल्यूजनमेंट दैट फॉलोड, modernist writers sought to capture the complexities of the modern world through innovative techniques and new perspectives। ठीक है, तो मॉडर्निस्ट जो राइटर्स थे उन्होंने मतलब जो ये नया वर्ड था, न्यू मॉडर्न वर्ड है, इसके इश्यूज और कॉम्प्लेक्सिटीज को अपने राइटिंग स्टाइल में, राइटिंग में दिखाया, नई टेक्निक्स को अप्लाई किया। ठीक है, तो मॉडर्निज्म पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का रहा, किस वजह से मॉडर्निज्म पीरियड आया, तो वो हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निस्ट लिटरेचर, यानी कि मॉडर्निस्ट पीरियड में, जो मॉडर्न पीरियड में जो लिटरेचर लिखा जाता था वो किस तरीके से लिखा जाता था ना, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती थी उस टाइम के लिटरेचर के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो थी, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, यानी कि एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया जाता था, फॉर्म के साथ, यानी कि लिखने की स्टाइल के साथ और उसके स्ट्रक्चर के साथ क्या किया जाता था, एक्सपेरिमेंट किया जाता था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन सब्जेक्टिविटी एंड इनर लाइफ, यानी कि एक इंडिविजुअल इंसान के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होके वर्क्स लिखे जाते थे। थीम्स ऑफ एलिनेशन एंड डिसइल्यूशनमेंट। ठीक है, यहाँ पे एलिनेशन का मतलब होता है कि अलगाववाद। ठीक है, अलगाववाद की वजह से जो चीजें एक इंसान के अंदर उत्पन्न होती है, सेपरेशन और दुख, पेन, ये सब जो होता है उसको एलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अलगाव से, तो उस पे बेस्ड होके वर्क्स लिखे जाते थे। एम्बिग्यूटी एंड ओपन एंडेडनेस। ठीक है, इमेजिनेशन एंड सिंबोलिज्म। ठीक है, एल्यूशन एंड इंटरटेक्चुअलिटी, रिजेक्शन ऑफ रियलिज्म। ठीक है, यानी कि जो लोग नेचर को ही सब कुछ मानते थे, यानी वैसा नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नेचर जो होता है ना वो मतलब टाइम टू टाइम बदला बदला जा सकता है। ठीक है, रियलिज्म यानी कि ट्रूथ इज कंस्ट्रक्टेड, ऐसी पॉलिसी थी, यानी कि सच को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो रिजेक्शन ऑफ रियलिज्म यानी यथार्थवाद का विरोध करते थे ये लोग। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, यानी यथार्थवाद का विरोध करके ये किस पे फोकस करते थे, प्रैग्मैटिज्म से, प्रैग्मैटिज्म से इस पे फोकस करते थे। फोकस ऑन लैंग्वेज एंड फॉर्म, लैंग्वेज और फॉर्म पे फोकस करते थे। फॉर्मेलिज्म जो थ्योरी आई थी, ठीक है। और जो यहाँ पे अर्बन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटिंग, यानी सेटिंग कैसी होती थी, अर्बन और इंडस्ट्रियल, यानी शहरीकरण पे, मशीनीकरण पे बेस्ड चीजें आपके इस टाइम पे वर्क में दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, सो मॉडर्न पीरियड में ऐसा नहीं था कि सिर्फ लिटरेचर और राइटिंग और लैंग्वेज के फॉर्म में ही आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ फेमस जो थ्योरीज थी जो काफी ज्यादा एप्लीकेबल रही लिटरेचर में, कल्चर में, हर चीज में, हर एरियाज में ये थ्योरीज आपको काफी ज्यादा इनका इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ थ्योरीज हैं, साइको एनालिसिस थ्योरी, ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एंड अदर वन इज मार्क्सिज्म
एंड स्ट्रक्चरलिज्म एंड लिंग्विस्टिक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, हम इनको पढ़ेंगे वन बाय वन कि क्या है साइको एनालिटिक थ्योरी, एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, तो इन सबको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारी यहाँ पे थ्योरी है वो है साइको एनालिसिस थ्योरी। ठीक है, साइको एनालिसिस थ्योरी जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। तो इनकी थ्योरी क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली जो सिगमंड फ्रॉइड थे ये कौन थे, तो ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट जो इनका पॉइंट ये की कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने सच एज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इड ईगो एंड सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। ठीक है, जो कि एक्सप्लोर करता है डेप्थ ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इड ईगो एंड सुपर ईगो का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो है मॉडर्निस्ट राइटर लाइक जेम्स जॉयसी, ठीक है, एंड वर्जीनिया वुल्फ employed stream of consciousness technique of delve into the inner lives of their character reflecting Freud's influence। ठीक है, तो फ्रॉइड की थ्योरी से इन्फ्लुएंस होके ये जेम्स जॉयसी एंड वर्जीनिया वुल्फ इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपने वर्क्स में अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो आपको ये एक पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि बचपन में जो बच्चे होते हैं और बड़े भी हो जाएं तब भी बच्चे जो होते हैं लड़के, तो वो स्पेशली क्या होते हैं अपने मदर से ज्यादा अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो वही एक कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, उसी को बोला है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेनली ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए। The Oedipus complex is a central concept in Sigmund Freud's psychoanalytical theory, named after the Greek mythologist character Oedipus। ठीक है, यानी कि ग्रीक माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर था ओडिपस। ठीक है, वो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक दिखी कि वो अपने जो मदर था उससे काफी ज्यादा मतलब प्यार करता था और उसके साथ उसके तरफ काफी अपोजिट अट्रैक्शन फील करता था और अपने फादर को वो इनेमी समझता है और आखिरी में उनको मार देता है। ठीक है, यही एक स्टोरी थी ऐसी कुछ, और उसी से इन्फ्लुएंस होके जो ये थ्योरी बनाया साइकोएनालिटिक थ्योरी, उसमें ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स का जो दिया गया है ये कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल इसी चीज पे बेस्ड है कि जो मेल मेल चाइल्ड है यानी कि जो बच्चा है वो अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड the Oedipus complex is a stage in a child's psychosexual development that occurs around the age of 3 to 6 ईयर। यानी कि जब बच्चा 3 से 6 साल तक का होता है तो ये जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है तब वो अप्लाई होता है कि बच्चा उस टाइम पे क्या है ना अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। यानी कि इस तरीके से वो उसको फीडिंग करती है, उसको केयर करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, अपनी मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, यानी लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉय जो है बॉय वो होता है यहाँ पे मदर की तरफ अट्रैक्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें इसी अपोजिट थ्योरी की तो यहाँ पे आ जाता है ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में ठीक इसका अपोजिट होगा कि जो गर्ल होगी वो अपने फादर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी। ठीक है, वो अपने फादर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी, और यही स्टेज उसके में भी 3 to 6 ईयर्स, और बॉय के में भी जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है उसमें भी आपको 3 to 6 ईयर्स में ये चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखिए, द ओडिपस कॉम्प्लेक्स रेफर्स टू अ चाइल्ड्स अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर। यानी कि ऐसी डिजायर जो मतलब सोचने से परे होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में किसी को नहीं पता होता, वो सिर्फ उसी को पता होता है जिसके साथ वो चीजें हो रही हो। ठीक है, तो अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर को वो फील करता है फॉर अपोजिट सेक्स पेरेंट, यानी कि अपने जो पेरेंट्स है उसमें से जो अपोजिट सेक्स है उसकी तरफ वो ऐसी मतलब सेक्सुअल डिजायर को फील करता है जिसको वो बता नहीं सकता है। ठीक है, और जेलस करता है अदर जो उसका सेम सेक्स पेरेंट है। ठीक है, यानी कि अपने फादर की तरफ, यानी कि बॉय है तो अपने फादर की तरफ वो जेलस फील करेगा, और गर्ल है तो वो अपनी मदर की तरफ, ठीक है, जेलस फील करेगी। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो अपनी मदर से ज्यादा अट्रैक्ट होता है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो फ्राइड नेम द कॉन्सेप्ट आफ्टर ओडिपस अ कैरेक्टर इन सोफोकल्स ट्रेजेडी हु अननोविंगली किल्ड हिज फादर एंड मैरीज हर मदर। ठीक है, यानी कि अपनी अपनी माता से वो शादी कर लेता, मदर से शादी कर लेता है,
और अपने फादर को मार देता है। बताइए इस तरीके का कॉन्सेप्ट वहां से जनरेट हुआ है और फ्रायड ने उसको साइको एनालिटिक थ्योरी में रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे साइकोएनालिटिकल थ्योरी में आपको इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इसका कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये एक पिक्चर दिख रही होगी जो एक डेविल की है, यानी कि जो अपनी इनर डिजायर है उसको फुलफिल करने में लगा हुआ है, यानी अपने प्लेजर को फुलफिल करने में लगा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट जो पिक्चर है वो यहाँ पे है ईगो की, यानी कि वो मतलब इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, यानी कि गलत सही में आइडेंटिफाई कर लेता है, यानी रियलिटी क्या है उसको ये जान जाता है, ईगो वाला। ठीक है, ईगो वाली जब सिचुएशन में इंसान होता है। फिर आता है सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो में क्या होता है, मोरालिटी सबसे ज्यादा अपर लेवल पे सबसे ज्यादा हावी होती है, यानी कि वो जरूर गलत है या सही है ये हमारे लिए मतलब नहीं होता है, हमारे मोरली हमारे हिसाब से वो सही है या नहीं है तब हम वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, वही है इड, ईगो एंड सुपर ईगो, यानी कि इड होता है यहाँ पे सबसे नीचे लेवल। ठीक है, उसके ऊपर जो लेवल आएगा वो आएगा यहाँ पे ईगो का, देन उसके ऊपर जो सबसे सुप्रीम है वो आ जाएगा यहाँ पे सुपर ईगो। ठीक है, यानी ये सुपर ईगो सबसे सुप्रीम पावर हो गई। क्लियर? देखिए अब आपके सामने एक सिनेरियो मैंने रखा हुआ, इसको समझिए कि अगर आपने एक टॉय स्टोर में टॉय देखा। ठीक है, यू सी अ टॉय इन अ टॉय इन अ स्टोर दैट यू रियली वांट, जिसे आप बिल्कुल लेना चाहते हैं, जो आपको चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इड सिचुएशन में हैं, ठीक है, अगर आप इड सिचुएशन में हैं तो आप कहेंगे आई वांट दैट टॉय राइट नाउ, यानी कि ये आपकी हार्दिक इच्छा थी कि मुझे तो ये टॉय लेना ही लेना है। ठीक है, लेकिन जब आप ईगो सिचुएशन में होंगे तो आप कहेंगे आई वांट द टॉय बट आई शुड सेव माय मनी एंड मे बी आस्क फॉर इट एज अ बर्थडे गिफ्ट, यानी कि जब आप ईगो सिचुएशन में होंगे तब आप ये समझेंगे कि हमको क्या कब लेना है कैसे लेना है, इस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको टॉय लेना है तो आप समझेंगे कि हाँ इसके लिए तो पैसे की भी जरूरत होती है, तो आप क्या सोचेंगे कि हमको पैसे इसमें बचाना पड़ेगा, यानी मनी को सेव करेंगे। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे आने वाले बर्थडे पे मैं अपने पेरेंट्स से कह दूं कि मुझे हाँ ये टॉय चाहिए। ठीक है, वही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सुपर ईगो में देखिए, अगर आप सुपर ईगो वाली सिचुएशन में हैं, अब आप कहेंगे आई शुड नॉट बी ग्रीडी, यानी कि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा लालची नहीं होना है। आई ऑलरेडी हैव मैनी टॉयज, यानी कि मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे टॉयज हैं, एंड आई शुड बी हैप्पी विद व्हाट आई हैव, यानी कि मैं उससे खुश हूँ जो कुछ भी मेरे पास हो, इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे पास नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन वाली जो सिचुएशन होती है वही होती है हमारी सुपर ईगो। ठीक है, यानी कि आपका इड, ईगो एंड सुपर ईगो से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या है? तो मेनली एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ फिलोसॉफिकल मूवमेंट दैट emerged in 19th and 20th century। ठीक है, 19th and 20th century के में ये एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट था एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम पे ये व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती उस पे ये मतलब बिलीव करता था, और चॉइस एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन सीमिंगली डिफरेंट इन चाउटिक वर्ड, यानी कि इस पूरी दुनिया में अपने होने का जो मतलब है उसकी खोज करना, कि यानी कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य से ये, या फिर जो हम काम कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो वो मेनली इस चीज पे क्वेश्चन करता था, हु आई एम। ठीक है, यानी कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, इस पे वो क्वेश्चन करता था। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये बैठा हुआ है और बोल रहा है कि वेयर आई एम गोइंग, यानी कि इसको पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। व्हाट एम आई डूइंग, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, हर चीज में क्वेश्चन करना। ठीक है, अपनी थिंकिंग वहां पे लगाना, हर चीज को क्रिटिकल वे में देखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, यानी इन सब पर क्या करता है, ये क्वेश्चन करता है। ठीक है, एग्जिस्टेंशियलिज्म। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि की फिगर यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म जो थ्योरी थी उसके की फिगर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो नेम आता है वो सोरेन किर्कगार्ड, यानी सोरेन किर्कगार्ड जो है यहाँ पे क्या बोले जाते हैं, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म। नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो फ्रेडरिक नीत्शे। ठीक है, फ्रेडरिक नीत्शे, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, गॉड इज डेड। गॉड इज डेड,
ठीक है। तो यानी इसका ये मतलब था कि ये डिक्लाइन करते थे किस चीज से, ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड मोरल जो फ्रेमवर्क्स बने थे, यानी कि गॉड ऐसा होता है, गॉड वैसा होता है, तो इस पे इन्होंने ये कॉन्ट्रास्ट दिया था कि गॉड इज डेड, ठीक है, इस स्टेटमेंट के लिए जाने जाते थे। और अनदर एक इनका इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एग्जिस्टेंशियलिज्म में, तो उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था, वो था इनका जो आइडिया, वो था उबरमेंश, उबर उबरमेंश, ठीक है। ये आइडिया इन्होंने दिया था, इसका मतलब होता है सुपरमैन, ठीक है, इसका मतलब होता है सुपरमैन, यानी कि मैन वो है जो ये बना सकता है कि वो गुड है या इविल है, यानी कि उसमें आइडेंटिफाई कर सकता है। तो मैन में वो सारी पावर्स हैं, वो तो या तो वो गुड को मतलब जनरेट कर सकता है या इविल को जनरेट करता है, ठीक है। यही समझने का था कि मतलब मैन हु इंडिविजुअली क्रिएट्स गुड एंड इविल, ठीक है। उबरमेंश का मतलब यही है। तो उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, गॉड इज डेथ, और उनका जो आइडिया था उबरमेंश यानी कि सुपरमैन का आइडिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जीन पॉल सार्त्रे, ठीक है, जीन पॉल सार्त्रे, इनका क्या रोल था? तो सार्त्रे सार्त्रे जो थे वो फेमसली किस चीज के लिए जाने जाते थे? तो एग्जिस्टेंशियलिज्म में। तो उन्होंने एक कोट दिया था, क्या? एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस, ठीक है। ये इन्होंने कोट दिया था, इसको याद रखिएगा, और अक्सर ये हाईलाइट करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। यही इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था अपना एग्जिस्टेंशियलिज्म में। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो एल्बर्ट कैमुस, ठीक है, एल्बर्ट कैमुस। तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा एग्जिस्टेंशियलिज्म में? तो इनका जो एक वर्क था मिथ ऑफ सिजाइपस, ठीक है, मिथ ऑफ सिजाइपस, ये इनका वर्क था जिसमें इन्होंने क्या किया, मेटाफोरिकली एक कैरेक्टर सिजाइपस का यूज किया, ठीक है, सिजाइपस। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने सिजाइपस का यूज किया है, और इसके इस कैरेक्टर के थ्रू उन्होंने, वो कैरेक्टर जो होता है इस चीज से वो डील करता है, यानी कि इस पूरे वर्ल्ड में वो अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहा है, ठीक है। ये एक ग्रीक कैरेक्टर था, ग्रीक मैथोलॉजी में एक कैरेक्टर था सिजाइपस, इसको इन्होंने मिथ ऑफ सिजाइपस में यूज किया है। इसके थ्रू और इन्होंने दिखाया कि किस तरीके इस कैरेक्टर जो है अपनी मीनिंग को ढूंढ रहा, अपनी अपनी जो आइडेंटिटी है उसको ढूंढ रहा इस वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है मार्क्सिज्म, ठीक है। मार्क्सिज्म इज अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी दैट डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक इंगल्स इन द मिड 19th सेंचुरी, ठीक है। दोनों के कंट्रीब्यूशन से ये थ्योरी को प्रोड्यूस किया गया है, मार्क्सिज्म को कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक इंगल्स के कंट्रीब्यूशन से, ठीक है। provides a framework for understanding society's structure and dynamics, focusing on class struggle, यानी कि जो सोशल हायरार्की बनी है उसमें किस तरीके से हर क्लास सफर कर रही है, यानी लोअर मिडिल प्लस अपर क्लास, उनके बीच में क्या तालमेल किस तरीके का है, कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरीके से हैं, उनको रिफ्लेक्ट किया है इस थ्योरी ने, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, मार्क्सिज्म एक थ्योरी है जो कि सोशियो पॉलिटिकल एलिमेंट पे फोकस करती है, ठीक है। तो मेजर फिगर अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है कॉल मार्क्स का नाम, ठीक है। तो ये नेम, ये सारे जो नोट्स हैं इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। मार्क्सिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। द प्राइमरी डेवलपर ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है, को ऑथर ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल, ठीक है। ये दोनों वर्क जो हैं इनके ये को ऑथर हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल, ठीक है। और प्राइमरीली जो डेवलपर बोले जाते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी के वो है कार्ल मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्रेडरिक इंगल्स, collaborated with Marx on many works and provided financial support and intellectual contribution to the मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है। यानी कि जो फ्रेडरिक ईगल्स है इन्होंने कोलेबरेट किया है कार्ल मार्क्स के साथ बहुत सारी थ्योरीज में, और इन्होंने काफी ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया है कार्ल मार्क्स को, और अपने इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन से इन्होंने मार्क्सिस्ट थ्योरी में भी अपना रोल निभाया है, ठीक है। व्लादिमीर लेनिन, ठीक है,
अडाप्टेड मार्क्सिज्म टू रसियन कंडीशन, ठीक है, इन्होंने मार्क्सिज्म को कहाँ अडाप्ट किया है, तो इन्होंने रसियन कंडीशन पे, लीडिंग द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एंड एस्टैब्लिशिंग अ मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट इन रसिया, ठीक है, तो इन्होंने बोल्शेविक जो रिवॉल्यूशन है उसको स्टैब्लिश किया और मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट को रसिया में बनाया, ठीक है, मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट कहाँ पे लागू किया, रसिया में, ठीक है। एंटोनियो ग्रामशी, इनका क्या रोल है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेजेमनी, ठीक है, कल्चरल हेजेमनी का अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाए किसने दिया है, तो वो एंटोनियो ग्रामशी ने दिया है, ठीक है। सो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म मेनली क्या होता है, बहुत सारी जो एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसमें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है, उनको उनको आइडेंटिफाई करना सिखाती है, ठीक है, उनकी पहचान करना सिखाती है। यानी कि हमने एक पेड़ तो देख लिया, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक है, तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये नीम का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, ठीक है, तो हम नीम के पत्तों से जानेंगे कि उसका ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ठीक है। तो मेनली इन्होंने ये आइडेंटिफाई करना चाहे, हर चीज को एक स्ट्रक्चर में रखने की कोशिश किया है, ठीक है। देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म इज थ्योरेटिकल अप्रोच दैट एनालाइज कल्चरल फिनोमेना विद इन अ ब्रॉडर सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इट वाज फर्स्ट डेवलप इन लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, सबसे पहले इसे लिंग्विस्टिक में यूज किया गया, एंड लेटर अप्लाइड टू वेराइटी ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेरी थ्योरी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म मेनली और क्या क्या हो सकता है, इसमें स्ट्रक्चरलिज्म को बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, स्ट्रक्चरलिज्म में क्या आता है, साइन, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ठीक है, इसमें आपको तीन टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, साइन, सिग्निफायर्स एंड सिग्निफाइड, ठीक है। अब देखिए, साइन क्या होता है, अ साइन इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि वो साइन उसका क्या है, यानी कि वो पेड़ है, वो फल है, ठीक है, वो फूल है, ये क्या है, ये साइन है, ठीक है। अब साइन के बाद आता है सिग्निफायर क्या है, ठीक है, द सिग्निफायर इज द फॉर्म ऑफ द वर्ड और साउंड, ठीक है, ये एक तरीके से फॉर्म को क्रिएट करती है, ठीक है। सिग्निफाइड क्या इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग दैट द सिग्निफायर प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि फॉर्म बन गई कि ये किस चीज का है, नीम का पेड़ है, ठीक है, पहले तो हमको साइन मिला कि ये पेड़ है, फिर हमने क्या देखा, ये नीम का पेड़ है, ठीक है, ये हो गया क्या, ये हमारी फॉर्म हो गई नीम का पेड़। अब जो नीम का पेड़ है वो जो मीनिंग जनरेट करेगा डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा हमारा सिग्निफाइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, द वर्ड ट्री, ठीक है, ये एक सिग्निफायर है, रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री, ठीक है, जो कि एक इसका कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है कि ये ट्री है, पेड़ है, इसका क्या क्या यूजेस है, इससे हमको ऑक्सीजन मिलती है, या हमारे ये मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं, इससे हमको फल मिलेंगे, तो ये बहुत तरीके के जो मीनिंग्स प्रोड्यूस करता है, वही हमारा हो जाता है यहाँ पे सिग्निफाइड, ठीक है। देखिए, आपके सामने एक इमेज है यहाँ पे, ये ट्रैफिक लाइट की इमेज है, ठीक है, तो आपको आपके सामने एक यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है, तो सिग्निफायर सिग्निफायर द सिग्निफायर क्या होगा, द रेड लाइट, ठीक है। अब द रेड लाइट यहाँ पे हो गया सिग्निफायर, ठीक है, द सिग्निफाइड क्या होगा यहाँ पे, दैट यू कैन नॉट कंटिन्यू टू ड्राइव योर कार एनी फर्दर, ठीक है, यानी कि अब इसका सिग्नल ये है, इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी गाड़ी को नहीं चला सकते, यानी कि रेड लाइन क्या सिग्नल दे रहा है यहाँ पे, कि हमें रुकने का, स्टॉप का सिग्नल दे रहा है, ठीक है, स्टॉप होने का यहाँ पे सिग्नल दे रहा है, ठीक है। वैसे ही ग्रीन यहाँ पे आएगा, ग्रीन क्या हो जाएगा, सिग्निफायर हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन लाइट। सिग्निफाइड क्या हो जाएगा कि अब हमको चलना है, ठीक है, दैट यू कैन नॉट कंटिन्यू टू ड्राइव योर कार एनी फर्दर, द साइन क्या है, यू मस्ट स्टॉप द कार बिकॉज इट इज डेंजरस टू कंटिन्यू एंड यू विल इन डेंजर योर सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है, यानी साइन इसका क्या हुआ, रेड लाइट एक साइन है, जिसका मतलब ये है कि हमको आगे नहीं बढ़ना, हमको यहीं पे रुक जाना है, एक खतरे का साइन है, ठीक है। आपके सामने की फिगर्स इन स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म में आपके कुछ की फिगर्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्डिनेंड डी ससरे, ठीक है, तो इनका क्या नाम है, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इसमें, तो ये ऑफ्टन क्या बोले जाते हैं, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म के ये फादर बोले जाते हैं। इनकी एक बुक है, ठीक है, उस बुक का नाम याद रखिएगा, कोर्स इन जनरल, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, ठीक है,
ये इनकी बुक है, ठीक है। इसमें इन्होंने बहुत सारे स्ट्रक्चरलिज्म के जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे जो यहाँ पे है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो स्ट्रक्चरलिस्ट जो थ्योरी है इसको अप्लाई किया मिथ एंड कल्चरल फिनोमिना को समझने के लिए, ठीक है। इसको समझने के लिए उन्होंने इस थ्योरी को अप्लाई किया। और रोला बार्ट्स कौन थे, तो इन्होंने भी मतलब जो लिटरेचर है उसको, लिटरेचर एंड कल्चरल जो टेक्स्ट है, कल्चरल टेक्स्ट को मतलब समझने के लिए, स्टडी करने के लिए रोला बार्ट्स जो है इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म का यूज किया, ठीक है। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट की फिगर थे स्ट्रक्चरलिज्म के वो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट डी ससरे एंड क्लॉड लेवी स्ट्रॉस एंड रोला बार्ट्स, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको, क्लियर। हम देखेंगे मेजर जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं इस एज के मॉडर्न पीरियड के, जो मेजर इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला नाम आता है जेम्स जॉयसी का, 1882 से लेकर 1941 तक इनका टाइम रहा। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको याद रखिएगा। डबलिनर्स 1914, अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916, एग्जाइल्स 1918 एंड यूलाइसिस 1922 एंड फिनिगेंस वेक 1939, ठीक है। तो इन वर्क्स को आप याद रखिएगा, काफी इजी तरीके से आपको याद आ जाएंगे जब आपको ये पूरे पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वर्जीनिया वुल्फ है, शी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडर्निस्ट 20th सेंचुरी ऑथर, ठीक है। ये एक फीमेल राइटर थी उस टाइम पे मॉडर्निस्ट पीरियड में, एंड शी पाइनियर्ड द यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का सबसे ज्यादा अगर किसी ने यूज किया है तो वर्जीनिया वुल्फ के वर्क्स में आपको मिलेगा। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, मिसेस डॉलोवे 1925, टू द लाइट हाउस 1927, और लैंडो 1928 एंड अ रूम ऑफ वंस ऑन 1929, द वेव्स, ठीक है, 1931, ठीक है। तो इन वर्क्स को अब याद रखिएगा। वर्जीनिया वुल्फ काफी प्रोमिनेंट फिगर हो जाती है इस टाइम पे। टीएस इलियट क्या थे, तो टीएस इलियट थॉमस स्टर्न्स इलियट वाज अ पोएट, इजाइस्ट, पब्लिशर, प्लेराइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर, ठीक है। इतनी सारे इनके इनके फील्ड से जिनमें इन्होंने काम किया था। और इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द 20th सेंचुरी ग्रेटेस्ट पोएट, यानी कि 20th सेंचुरी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएट थे और सेंट्रल फिगर थे इंग्लिश लैंग्वेज के मॉडर्निस्ट पोएट्री को प्रमोट करने के लिए। ये सेंट्रल फिगर थे, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक 1915, द वेस्टलैंड 1922, द हॉलो मैन 1925, मर्डर इन द कैथेड्रल 1935, फोर क्वार्टेस्ट हो गया 1943, ठीक है। तो इनके कुछ ये मेजर वर्क्स हैं, इनको याद रखना है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द वेस्टलैंड 1922, द हॉलो मैन 1925, मर्डर इन द कैथेड्रल 1935, फोर क्वार्टेस्ट 1943, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रांज काफ्का 1883 से लेकर 1924 तक रहे। इंपॉर्टेंट वर्क्स इनको इनके देख लीजिए। द मेटामॉर्फोसिस 1915, द ट्रायल 1925, ठीक है। तो यही इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको याद रखिएगा। द मेटामॉर्फोसिस 1915, द ट्रायल 1925, क्लियर। विलियम फॉकनर काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, और इनको याद रखिएगा। इनके नोटेबल वर्क हैं द साउंड एंड द फ्यूरी 1929, एज आई ले डाइंग 1930, लाइट इन द ऑगस्ट 1932, अब एब्सॉल्व, ठीक है, ये है 1936, ठीक है। इतने वर्क्स हैं, इनको याद रखिएगा। विलियम फॉकनर काफी प्रोमिनेंट फिगर है मॉडर्निस्ट पीरियड के, ठीक है। नेक्स्ट है अर्नेस्ट हमिंगवे, ठीक है। अर्नेस्ट हमिंगवे 1899 से लेकर 1961 तक थे। ये इनका फिगर, ठीक है, पिक्चर है इनकी। और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द सन आल्सो राइजेस 1926 एंड अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929, ठीक है। टू इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको याद रखिएगा। द सन आल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ठीक है, 1929, ओके। स्कॉट फिट्जराल्ड, ठीक है, 1896 से लेके 1940 तक ये रहे। इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं इनके वो देख लेते हैं। द ब्यूटीफुल एंड डैम 1922, टेल ऑफ द जैज एज 1922, द ग्रेट गैट्सबी 1925, टेंडर इज द नाइट 1934, ठीक है। तो स्कॉट फिट्जराल्ड का ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इनके याद रखिएगा।
डीएच लॉरेंस 1885 से लेके 1930 तक ये रहे, ठीक है। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ठीक है, इनका फुल नेम क्या है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, 11 सितंबर 1885 से लेके 2 मार्च 1930 तक ये रहे। वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक, ट्रैवल राइटर, इजाइस्ट एंड पेंटर, इतने सारे फील्ड्स थे इनके, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर रही इंग्लिश लिटरेचर में। और इनका नोटेबल वर्क क्या है, तो नोटेबल वर्क अगर इनके नॉवेल्स इन्होंने लिखा, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, ठीक है। सन्स एंड लवर्स, ठीक है, द रेनबो वुमेन इन लव, लेडी चैटरलीज लवर, ठीक है, तो ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। शॉर्ट स्टोरी है तो अडोर ऑफ क्रिसैंथेमस एंड द रॉकिंग हॉर्स विनर, ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनको याद रखिएगा और नोट डाउन करते चलिए अपनी नोटबुक पे, ठीक है। एजरा पाउंड, ये कौन थे, 1885 से लेके 1972 तक ये रहे। एजरा वेस्टन लूमिस काउंट, ठीक है, ये इनका फुल नेम था, एजरा वेस्टन लूमिस काउंट। 30 अक्टूबर 1885 से लेके 1 नवंबर 1972 तक रहे। वॉज एन एक्सपैट्रिएट अमेरिकन पोएट एंड क्रिटिक, ठीक है, ये कौन थे, अमेरिकन पोएट एंड क्रिटिक थे। अ मेजर फिगर इन द अर्ली मॉडर्निस्ट पोएट्री मूवमेंट एंड कोलैबोरेटेड इन फासिस्ट इटली एंड सैलो रिपब्लिक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। हिज वर्क्स इंक्लूडेड रिपोस्टेस in 1912, ह्यू सेल्वाइन मॉबर्ली, ठीक है, 1920, ये इनके वर्क्स हैं कुछ। और इनका एक 800 पेजेस की एपिक फॉर्म है द कैंटोस, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो द कैंटोस है, जो कि 1970 से लेकर 1962 तक रहा। इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है, इसको जरूर याद रखिएगा कि काफी ज्यादा पूछी भी जाती है, ठीक है। ये 800 पेजेस की एपिक है द कैंटोस नाम करके, 1970 से लेके 1962 के बीच में ये लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को हम बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फिगर हो जाते हैं। 1874 से लेके 1963 तक ये रहे। इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं द रोड नॉट टेकन 1916, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग 1923, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पिक्चर है, इसको ध्यान रखिएगा और इंपॉर्टेंट ये फिगर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे एंड होता है। होप गाइस आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें जाके कमेंट करिए, ठीक है। इस तरीके से हमने जो मॉडर्न पीरियड है वो तो पूरी अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, कोई भी थ्योरी यहाँ पे मिस नहीं किया है, बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। यानी कि लिटरेचर की जो सीरीज चल रही थी वो एंडिंग की तरफ पे है और हमने एक पैटर्न को फॉलो किया है शुरुआत से लेके अभी तक, कि हम पहले यहाँ पे थ्योरी पार्ट को डिस्कस करते हैं, देन हम उसके बाद डिस्कस करते हैं उसका एमसीक्यू पार्ट, ठीक है। यानी उससे जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको बना के लेके आते हैं ताकि आपका अच्छी तरीके से जो पढ़ा हुआ है वो रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है जो काफी ज्यादा बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा कि एक तरीके से उनका रिवीजन भी होता रहे साथ में। तो बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, बाय बाय।